एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर का भू आकृति विज्ञान, जो कि आपका फर्स्ट पेपर का नाम है भू आकृति विज्ञान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भू आकृति विज्ञान के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और उसका आंसर भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूरे 10 क्वेश्चन, उसका हम आंसर देखेंगे। और देखिए, अति लघु जो उत्तरीय प्रश्न जो आपका है उसमें आपको, क्योंकि इसमें शब्द जो कि थोड़ा कम रहता है ना, अति लघु मतलब सबसे छोटा जो होता है अति लघु होता है, और जो आपका उससे बड़ा अगर होता है आपका, तो वो कहलाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और 3 टाइप के आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे, अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आपको इसमें जानना होगा कि आखिर जो है अति लघु में कितने शब्द आपको होना चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में कितने होना चाहिए, और दीर्घ उत्तरीय में। इन सब जानकारियों को अगर आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि जो छोटा क्वेश्चन है कम मार्क्स के हैं, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, ज़्यादा उस पर लिखे जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपसे जितना शब्द सीमा में कहे उतना ही में आपको लिखना है। तो देखिए, जो आपका अति लघु जो उत्तरीय प्रश्न है, आपका 50 कम से कम होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा आता है तो 50 से प्लस भी कर लीजिए। ठीक है, 50 से थोड़ा सा कम भी चल सकता है। ठीक है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो होता है आपका एग्जैक्ट आंसर सिर्फ देना होता है, आप कम शब्द में भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा लिखिए। ठीक है, क्या है, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो इसमें भू आकृति विज्ञान का, ठीक है, कहा नहीं है यहाँ पे, भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है। ठीक है, क्या कह रहा है, परिभाषा बोल रहा है, सिर्फ परिभाषा। तो भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि स्थल मंडल के विभिन्न उचावच, ठीक है, उचावचों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत बालू का स्तूप, प्रपात, घाटियाँ, वैरन आकृतियों के अलावा और भी क्या, महासागरीय नीतल, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिभाषा किसका, भू आकृति विज्ञान का। ठीक है, तो भू आकृति उचावच का मतलब ये हो गया आपका, ये पर्वत, महाद्वीप, पठार, ये सभी मैदानी, ये सब इसमें आ जाएंगे उचावच में। ठीक है, उचावच आपका होता है 3 श्रेणी होता है उचावच का, प्रथम उचावच और दूसरा उचावच और तीसरा उचावच। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। तो इन सब का क्या करता है, ये भू आकृति के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो आपका ये परिभाषा हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये लटकती घाटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लटकती घाटी से आप क्या समझते हैं। तो जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाले सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतीत होती हैं, इसलिए उन्हें लटकती घाटियाँ या नीलंबी घाटियाँ कहते हैं। जब हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। ठीक है, जब बर्फ यानी कि हिम पिघल जाने पर जब इन लटकती घाटियों से जल जो है निचली घाटी में गिरता है, तो प्रपात का, है ना, प्रपात, एंजोल प्रपात आपने नाम सुना होगा, प्रपात का निर्माण होता है। इस कारण लटकती घाटी को क्या कहते हैं, प्रपाती घाटियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लटकती घाटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मालवा। ठीक है, क्या है, मालवा पठार का वर्णन कीजिए। मालवा पठार पश्चिम में विंध्य श्रेणी व उसकी पहाड़ियों व अरावली, और अरावली, ठीक है, अरावली क्या है, सबसे भारत का पुराना पर्वत है अरावली। उत्तर में मुकुंद, क्या है, हाँ, मुकुंद वास। ठीक है, मुकुंद वास, मुकुंद वास श्रेणी पूर्व में सागर पठार और दक्षिण पश्चिम में राध बागर से घिरा है। किसे, राध बागर। ठीक है, राध बागर से घिरा है। यह क्षेत्र माही, चंबल, काली, सिंध, पार्वती, बेतवा, ये सभी क्या है, नदियों के नाम है, और धसान नदियों के द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जो मालवा क्या होता है हमारा, और शादी में जो मालवा होता है, जो गीला गीला से रहता है, वो हमारा मालवा होता है। ठीक है, जो कि नदियों में, नदियाँ जो होती हैं बहुत तेज़ अगर उसमें प्रवाह होता है तो वो क्या करती है, मालवा को बहा के ले जाती है और कहीं पे इकट्ठा कर देती है। तो इस तरीके से जो है मालवा जो होता है उसी को कह रहा है कि मालवा पठार। ठीक है, तो जहाँ पे मालवा का बहुत ज़्यादा इकट्ठा अगर हो जाएगा धीरे धीरे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पठार।
तो पश्चिम में विंध्य श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी पर्वत, उसकी पहाड़ियों व अरावली, ठीक है। उत्तर में मुकुंदवास श्रेणी, पूर्व में क्या है, सागर, पूर्व में है सागर पठार, पश्चिम में विंध्य श्रेणी, और दक्षिण पश्चिम में कह रहा है राध बागर है। तो उन सभी से ये सब क्या है, मालवा जो है ये पठार उससे चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। और यही क्षेत्र जो है माही, चंबल, काली, सिंध, पार्वती और बेतवा और धसान, ठीक है, जहाँ पे धसान होती है। धसान क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे गीला गीला रहता है वहाँ पदार्थ, जिसको मालवा कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मालवा पठार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब है चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, छोटा नागपुर के सूक्ष्म स्थल रूप, है ना, छोटा यानी कि बहुत बारीक, स्थल रूप। तो छोटा नागपुर भारत के प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं, जिस तरह भारत जो है इस तरीके से है, इसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ पानी पानी है ना, तो ये क्या है, तीन भागों से ये क्या है, घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार, तो भारत क्या है, प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसकी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, क्या, छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तर और पूर्वी, ठीक है। तो उत्तर हमारा किधर होता है, इधर उत्तर होता है, और पूर्व किधर होता है, इधर, ठीक है, यानी कि इधर कहीं नागपुर, ठीक है, नागपुर क्या है, नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर भारत के प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, स्थित है। इस पठार के पूर्व में गंगा नदी का निचला मैदान, पश्चिम में विंध्याचल बघेलखंड पठार, उत्तर में गंगा का मध्य मैदान, और दक्षिण में उड़ीसा उच्च भूमि स्थित है, ठीक है। इस पठार के अंतर्गत झारखंड राज्य के पलामू, ठीक है, पलामू क्या है, पलामू, डाल्टनगंज, ठीक है, डाल्टनगंज, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल, परगना, धनबाद, रांची व सिंहभूम जिले, ठीक है, और पश्चिम बंगाल राज्यों का ये पुरुलिया जिला सम्मिलित है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सब जिला है, ठीक है। ये क्या है, पुरुलिया जिला है, और सिंहभूम क्या है, जिला है, ठीक है। उसके बाद है आपका पांचवा प्रश्न कि बरखान क्या है, ठीक है। बरखान, ठीक है, कितना छोटा शब्द है, अगर एग्जाम में आपका आ जाए तो आप सोचेंगे कि ये तो हम कभी शब्द सुने ही नहीं है, बरखान, ठीक है। तो बरखान शब्द जो है अंग्रेजी में तुर्किस्तान से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से, तुर्किस्तान से लिया गया है। यह एक बालू का स्तूप है, ठीक है, बरखान क्या है, एक बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप मतलब एक आकृति जो कि बालू से निर्माण होता है, जो खुले क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ पर रेत, है ना, बालू रहती है और हवा की दिशा काफ़ी स्थिर रहती है। तो इसका आकार अर्धचंद्राकार है, जो कठोर शैल के ऊपर बनती हैं। 300 मीटर तक के ये ऊंचे हो सकते हैं। बरखानों के बीच की खाली जगह, ठीक है, बरखानों के जो बीच में जो खाली जगह होगी उस नालियों से दिखाई देती है, ठीक है, नाली से दिखाई देती है, ठीक है। इधर जैसे बरखाने बनेगी, इधर से ऐसे बनेगी, तो उसमें बीच में क्या है, नाली जैसा बनेगा, ठीक है। तो वो दिखाई पड़ती है, जिन्हें पवन नाली कहते हैं, ठीक है। उसमें से क्या करेगी, पवन जो क्या है, प्रवाहित होगी उसी में से, ठीक है, उस नाली के माध्यम से ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें आवागमन होता है किसका, पवन का। और इस नालियों को गासी भी कहा जाता है, ठीक है। इस नाली को क्या कहते हैं, गासी भी कहा जाता है। तो बरखान क्या होता है, एक बालू का एक बना एक आकृति होता है, ठीक है, बालू का स्तूप बना होता है, ठीक है, जो कि जहाँ पे ज़्यादा बालू होगा वहाँ पे ये बरखान देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा रेत चाहे बालू ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगी, बरखान जो है ज़्यादा दिखाई देती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है, उल्लेख कीजिए। तो पृथ्वी की बाह्य, ठीक है, बाहरी शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ और काट छाट की जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनाच्छादन, ठीक है। तोड़ फोड़ की क्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के इसमें क्रिया होती है अनाच्छादन में, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है टूटना और अपर्दन का मतलब होता है कटना, ठीक है।
कटना, ठीक है। तो अपक्षय और अपर्दन में अंतर है, ठीक है। क्योंकि जो है अपक्षय मान लीजिए कि दो चट्टान है, ठीक है, ये बस यहाँ से टूट जाते हैं तो ये अपक्षय हो गया। लेकिन अपर्दन का क्या कार्य है? अपर्दन होता है धीरे धीरे कटना, है ना, यहाँ पे कटेगा। एक बीच से टूट जाना वो अपक्षय हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कटे वो क्या हो गया? अपर्दन हो गया। उसके बाद है प्रश्न 7वां कि डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। या कह सकते हैं कि महासागर, सागर या झील में गिरते समय नदियाँ अपने साथ लाए गए पदार्थ, है ना, मालवा को वहाँ पीछे छोड़ देती है, जिससे बना स्वरूप को ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो है इसका नामकरण ग्रीक अक्षर, ठीक है, ये देख रहे हैं, ग्रीक अक्षर डेल्टा के आधार पर हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। अब देखिए डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं? डेल्टा होते हैं आपके 5 प्रकार के। एक धनुषकार डेल्टा, दूसरा है पंजाकार डेल्टा, और तीसरा है छेड़ाकार डेल्टा, चौथा है भगनाकार डेल्टा, और पांचवा है एस्चुरी, ठीक है, जो एस्चुरी बनाते। तो आपका ये हो जाएगा 5 प्रकार की डेल्टा, ठीक है। अब आपके इसके बारे में आपको लिखना नहीं है, जैसे कि ये 5 प्रकार के डेल्टा है, इसके बारे में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बिल्कुल नहीं लिखना है। हाँ, आपसे अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप इसको हेडिंग के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं, जिससे आपका शब्द सीमा जो है आपका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंधी घाटी किसे कहते हैं। तो जिन स्थानों पर धरातलीय नदियों का जल स्तर के नीचे चला जाता है, उसके आगे सतह पर नदियों की घाटियाँ शुष्क रह जाती है। इन्हें शुष्क नदी तल कहते हैं। जब वर्षा का समय होता है तो शुष्क घाटियाँ क्या होती हैं? जल से भर जाती हैं, लेकिन शेष समय में शुष्क पड़ी रहती हैं, और यही क्या होती है? अंधी घाटियाँ होती है। और अंधी घाटियाँ में ही इस तरह के कटक पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कटक पाए जाते हैं जो कि बहुत घना रहता है। अगर इसमें जहाज़ें जो है इसमें लड़ जाए तो फट सकती है, ठीक है, डूब सकती है। फट जाएगी तो वो डूब जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाएगा। तो इसीलिए इसको अंधी घाटी कहा जाता है कि ये इसमें बहुत घना होता है, और इस तरह के उसमें अंदर छोटे छोटे कटक, ये जो कि पत्थर के होते हैं, ये बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अंधी घाटी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बालू का स्तूप के निर्माण का विवरण कीजिए। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पवन द्वारा जमा किए गए रेत मतलब बालू से बनते हैं, जहाँ पर बालू ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो और पवन की दिशा प्रायः स्थिर रहती है, तो पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हवा अगर जो है वो हवा के माध्यम से बालू को उड़ा के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे लेते जाएगा, और जब हवा की जब गति कम हो जाएगी तो वहाँ जो बालू क्या हो जाएगा? अब वहीं पे बालू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की बस ये जो क्रिया है ये होता रहता है। तो क्या होगा? वो धीरे धीरे बालू जो है इकट्ठा होता जाएगा। अब वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो टीले के रूप में वो हो जाएगा, जिसको को क्या कहते हैं? हम बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुचक्रीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुचक्रीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी अपर्दन चक्र में बाधा उत्पन्न होने से स्थल खंड पर नए चक्र का प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम नवेन मेष कहते हैं, ठीक है। अभी इसका आगे यूज होगा। नवेन मेष कहते हैं किसको? किसी भी अपर्दन चक्र में अगर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो स्थल खंड पर नए चक्र का क्या होता है? निर्माण होता है, शुरू होता है, ठीक है, प्रारंभ होता है, यानी शुरू होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? नवीन मेष, ठीक है, यानी कि निर्माण प्रारंभ, यानी कि नवीन से है तो नवीन मेष, ठीक है, नवीन मेष। तो नवीन मेष तल में परिवर्तन के कारण होता है। ऐसे में नवीन आधार तल के संदर्भ में नवीन अपर्दन चक्र की क्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है, यानी कि नए अपर्दन चक्र की क्रिया जो है
प्रारंभ होती है। अतः प्रदेश में नवीन एवं पूर्व दोनों ही अपर्दन चक्र का प्रमाण मिलते हैं। जब किसी प्रदेश में एक से अधिक अपर्दन चक्र की क्रिया होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, बहुचक्र कहते हैं। ठीक, एक के अलावा अगर अधिक होगा तो उसको कहेंगे बहुचक्र। और उत्पन्न अस्थलाकृतियाँ, ठीक है, अगर उससे उत्पन्न जो अस्थलाकृति जो होगी उसको क्या कहेंगे, बहुचक्रीय अस्थलाकृति। ठीक है, अब इसको जान लीजिए कि बहुचक्रीय अस्थलाकृति के महत्वपूर्ण क्षेत्र ये कहाँ पर ऐसे आपको अस्थलाकृति देखने को मिलेंगे। तो छोटा नागपुर प्रदेश जो कि भारत में है, और यूएसए का अपलेशियन प्रदेश, उसके बाद है रूस का वोल्गा प्रदेश, चौथा है उत्तर पश्चिम यूरोप का स्कैंडिनेविया एवं स्कॉटलैंड प्रदेश। ठीक है, इसमें आपको बहुचक्रीय अस्थलाकृति, ठीक है, देखने को अस्थलाकृतियों को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्या, बहुचक्रीय अस्थलाकृति। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।